आज एक गंभीर विषय वुड्स डिस्पैच, वुड का घोषणा पत्र 1854, इस पर विचार करने को जा रहे हैं। और यह बहुत महत्वपूर्ण है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी और अपनी उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से भी। वुड्स डिस्पैच प्रारंभ से ही विवादों के घेरे में रहा। हालांकि इसे एक बहुत बढ़िया स्कीम के तहत माना गया कि ये बहुत अच्छी योजना थी। यहाँ तक कि मैंने जो इसकी स्पेलिंग लिखी हुई है वुड्स डिस्पैच में आई इस्तेमाल किया है, पुरानी किताबों में ई इस्तेमाल किया गया है। और इस वजह से जब मैंने इसे लिखा है तो वहाँ पर ई इस्तेमाल किया है, लेकिन जो मुझे पता है वह यह है डिस्पैच की स्पेलिंग। कहने का मतलब यह है कि वुड्स डिस्पैच एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है भारतीय शिक्षा जगत का। ब्रिटिश लोकसभा ने 1833 के बाद 1853 में कंपनी के आज्ञापत्र के नवीनीकरण हेतु लोकसभा में एक संसदीय समिति नियुक्त की। इस समिति ने 1853 तक भारत की शिक्षा का सूक्ष्म विश्लेषणात्मक अध्ययन किया और पेरी, मार्शमैन, हैलिडे, डफ, विल्सन व ट्रेवेलिन जैसे तत्कालीन भारतीय शिक्षा मर्मज्ञों के विचारों को सुना। इस घोषणा पत्र के माध्यम से यह भी स्पष्ट हुआ कि भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व कंपनी का है। वुड डिस्पैच ने इस बात को स्वीकार किया। असल में ये सारे के सारे जो विशेषज्ञ थे, जो मर्मज्ञ थे, इन्होंने भारत की शिक्षा का बहुत ही गहनता से अध्ययन किया था और इनके विचारों को सुनना अपने आप में महत्वपूर्ण था, क्योंकि वे यथार्थ पर आधारित थे। इस कंपनी ने इस समय ये स्वीकार करना था कि अब ये दायित्व उसका है जो कि अब तक उससे भाग रही थी। वुड डिस्पैच में स्पष्ट रूप से कहा गया कि अनेक महत्वपूर्ण विषयों में से अन्य कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं कर सकता है जितना कि शिक्षा। यह हमारा एक पुनीत कर्तव्य है। Among many subjects of importance, none can have a stronger claim to our attention. It is one of our most sacred duties. ये जो है माना वुड डिस्पैच में। वुड डिस्पैच ने भारत की शिक्षा में सुधार के लिए बहुत सारे सुझाव दिए। उन सुझावों को संक्षेप में मैं यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और आप समझिए कि उस काल में इस तरह का सोच लेना भी अपने आप में एक कठिन काम था। इस घोषणा पत्र ने जो सिफारिशें की, उन्हें समझकर यह स्पष्ट हुआ कि मैकाले विवरण पत्र के माध्यम से जो तथ्य जबरदस्ती हम पर आरोपित किए गए थे, उनके प्रति तुलनात्मक दृष्टिकोण से यथार्थपरक दृष्टि रखी गई। भारतीय विचारकों में शिक्षा के प्रति बदलते दृष्टिकोण से न्याय की एक उम्मीद जगी। इसकी सिफारिशों को हम इस प्रकार से क्रम दे सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पाठ्यक्रम की या पाठ्यवस्तु की कि क्या क्या चीज़ें पाठ्यवस्तु का हिस्सा रहेंगी। मैकाले विवरण पत्र में जिस बात को हंसी में उड़ाई गई, उसे सिरे से खारिज करते हुए इसमें संस्कृत, अरबी, फारसी की उपयोगिता स्वीकार की गई। उन्हें विषय के रूप में अंगीकृत किया गया, लेकिन साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि भारत में ये शिक्षा से चाहते क्या हैं, इनकी अपनी मंशा क्या है। ये समझिए कि उस समय मैकाले ने जो कहा कि पूरे संस्कृत, अरबी और हिंदी साहित्य का सारा ज्ञान बस केवल इतना ही है कि अंग्रेजी लाइब्रेरी की पूरी शेल्फ में से एक खाने में रखी हुई पुस्तकों के ज्ञान के बराबर है। इस तरह की बात कहकर जो मैकाले ने जो हंसी उड़ाई थी, उस तरह की स्थिति में अब परिवर्तन दृष्टिगत हो रहा था। और इसमें क्या कहा इन्होंने वुड डिस्पैच में पाठ्यवस्तु संबंधी सुझाव देते हुए, इन्होंने कहा कि हम बलपूर्वक घोषणा करते हैं कि जिस शिक्षा का प्रसार हम भारत में करना चाहते हैं, उसका उद्देश्य यूरोपीय उच्च कला, विज्ञान, दर्शन एवं यूरोपीय साहित्य अर्थात संक्षेप में यूरोपीय ज्ञान है। इन्होंने ये कहा अवश्य, लेकिन उस तरह की हंसी की बात का समर्थन नहीं किया। इसका आंग्ल अनुवाद ने कि वी मस्ट एम्पैथिकली डिक्लेयर दैट द एजुकेशन विच वी डिजायर टू सी एक्सटेंडेड in India is that
which has for its object the diffusion of the improved arts, science, philosophy and literature of Europe, in short of European knowledge। इन्होंने ये साफ कर दिया कि हमें जिस ज्ञान का प्रसार करना है वह यूरोपीय ज्ञान है। आपकी चीजें सही हैं, आप अपनी व्यवस्था को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, उससे जुड़ सकते हैं, लेकिन हमें जिसका प्रसार करना है वह यूरोपीय ज्ञान है। यह इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया। दूसरी बात, इन्होंने शिक्षा के उद्देश्य तय कर दिए। अब हम विचार करते हैं शिक्षा का मंतव्य। मुख्यतः शिक्षा का उद्देश्य अंग्रेजी राज्य के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। वे ऐसे भारतीय तैयार करना चाहते थे जो राजपदों पर नियुक्त किए जा सकें। इसलिए वे यहाँ के व्यक्तियों को बौद्धिक व चारित्रिक रूप से सशक्त देखना व बनाना चाहते थे। उनकी मंशा ये थी कि वो जो शासन कर रहे हैं उस शासन में सहयोग मिले, और उस शासन में सहयोग के लिए यहाँ के लोग अगर सहयोग करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली होगा। ऐसा मान करके उन्होंने इस योजना में सारी बातों को समाहित किया था, और इसी वजह से वो चाह रहे थे कि यहाँ के लोग अच्छे स्वामी भक्त बने और कंपनी के हित में कार्य करें। अगली बात, माध्यम। शिक्षा के माध्यम के रूप में अब प्राच्य और पाश्चात्य दोनों भाषाओं को अपनाया जा सकता है। जो लोग अंग्रेजी भाषा का ज्ञान रखते हैं वे इसका अध्ययन करें। देशी भाषाओं की पुस्तकें कम होने की बात भी की गई, क्योंकि एक समय तो उनको कोई मदद की नहीं गई, और जब लंबे समय तक 1813 से लेकर 33 तक जब उनका कोई पब्लिकेशन और इस तरह की बातें नहीं हो पा रही थी, शासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिल पा रही थी, तो किताबें तो कम होनी ही थी। और इन्होंने इसको कहा कि भाई इनकी किताबें कम हैं और इस वजह से हम अंग्रेजी को चलाना चाहते हैं। तो वुड डिस्पैच ने क्या कहा, उसने माध्यम के संबंध में कहा कि यूरोपीय ज्ञान के प्रसार के लिए हम अंग्रेजी भाषा तथा भारत की देशी भाषाओं की ओर शिक्षा के माध्यम के रूप में देखते हैं, और भारत के समस्त स्कूलों में उनको साथ साथ फलते फूलते देखने की हमारी अभिलाषा है। आप समझिए, अब इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि वो भाषा महत्वपूर्ण है, साथ साथ ये भाषाएं भी महत्वपूर्ण हैं, और दोनों को साथ साथ फलता फूलता देखना चाहते हैं। आप समझिए, मैकाले विवरण पत्र में उसकी जो भाषा थी, उसकी जो सोच थी, वो ये थी कि वह पब्लिक के बीच कुछ और कहता था और अप्लाई कुछ और करता था। उसने लोगों के बीच में ये कहा कि हम हिंदी यानी कि यहाँ की जो प्राच्य भाषाएं हैं उनको और अंग्रेजी को साथ साथ ऐसे विकसित होते हुए देखना चाहते हैं जिस तरह से दो लताएं, दो वल्लरियां एक साथ विकसित होकर परवान चढ़ती हैं, उसी तरह से हम दोनों की प्रगति चाहते हैं। लेकिन उसने जो कुछ भी किया वह अंग्रेजी भाषा के विकास के लिए किया, जबकि कहा उसने ये। लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से इस वुड डिस्पैच में इस बात को कहा गया कि दोनों भाषाओं के विकास की आवश्यकता है, और उन्होंने कहा जो लोग अंग्रेजी जानते हैं, जो लोग अंग्रेजी पर जिनकी पकड़ है, वो लोग अंग्रेजी पर और पकड़ स्थापित करें और इसका अध्ययन करें, आगे शिक्षा अध्ययन करें। इन्होंने जो कुछ कहा उसका आंग्ल वर्जन, वी लुक टू द इंग्लिश लैंग्वेज एंड टू द वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ इंडिया टुगेदर एज द मीडिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, and it is our desire to see them cultivated together in all schools of India। वे यहाँ पर ये चाह रहे थे कि एक ऐसा मानस बन जाए जो कि अंग्रेजी हितों का ध्यान रखे, वो देखने में, चलने में, सुनने में हर तरह से तो भारतीय हों, लेकिन वे अंग्रेजों के विकास की बात सोचे, ऐसा मानस तैयार करना चाहते थे, और इसीलिए वो उस माध्यम में भी उसको रखना चाहते थे। हालांकि थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा था मैकाले के विवरण पत्र से, मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से, और इस समय की वुड के घोषणा पत्र से। अब इसमें और भी बहुत सारे बिंदु जो कि इसकी सिफारिशों में शामिल थे, मैं एक एक करके थोड़ी थोड़ी बात उन बिंदुओं पर रखने का प्रयास करता हूं। पहली बात तो ये कि जन शिक्षा विभाग स्थापन सुझाव। एक जन शिक्षा विभाग बनाया गया, उसका अधिकारी, उपाधिकारी और उसका संचालक सारे के सारे नियुक्त किए गए, और ये सचमुच ऐसा प्रयास था जिससे कि जन की शिक्षा का प्रसार संभव हो सके। तो जन शिक्षा विभाग की स्थापना इसकी एक महत्वपूर्ण सिफारिश मानी जाएगी। एक और बात जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मैं मानता हूं, वह है क्रमिक विद्यालयों की स्थापना।
अब तक हमारे गुरुकुल, हमारी व्यवस्था प्राचीन धरातल पर चल रही थी, लेकिन इन्होंने एक स्टेप वाइज सिस्टम विकसित किया जिसमें प्राइमरी हो, जूनियर हो, मिडिल हो, मैट्रिक हो और फिर कॉलेज की शिक्षा हो, विश्वविद्यालय की शिक्षा हो। कहने का मतलब यह है कि एक स्टेप वाइज सिस्टम इस समय से अस्तित्व में आया और वुड महोदय ने इसकी सिफारिश की। क्रमिक विद्यालय की स्थापना वास्तव में हिंदुस्तानी शिक्षा की जो आज की स्थिति है उसकी आधारशिला ही है, उस समय जो उन्होंने वुड डिस्पैच में अपनी बात रखी थी। अगली बात, विश्वविद्यालयों की स्थापना। वे चाहते थे कि यहाँ पर विश्वविद्यालयों का जाल बिछे, इसलिए पहले 4-5 जगह पर विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे और उसके बाद धीरे धीरे उसका विकास चाहते थे। तो विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश भी वुड डिस्पैच के माध्यम से की गई और एक प्रणाली जो कि उस समय विकसित की गई आज भी चल रही है और वह थी सहायता अनुदान पद्धति। सहायता अनुदान पद्धति का स्थापन, इसका सुझाव वुड डिस्पैच के माध्यम से रखा गया कि जो भी संस्थाएं चल रही हैं और शासन के हित में हैं उनको अनुदान दिया जाए। हालांकि कहने में शब्द बहुत अच्छा लग रहा है और नीतिपरक लग रहा है, लेकिन इसमें भेदभाव देखा गया। जो यहाँ की संस्थाएं थी उनकी तुलना में जहाँ पर पाश्चात्य भाषा या पाश्चात्य ज्ञान के विकास की बात हो रही थी उनको अधिक अनुदान दिया गया। ये सब बात की बात है, लेकिन इन्होंने उसको रखा सिफारिश के रूप में कि सहायता अनुदान की व्यवस्था भी की जाए। अगली बात, जन शिक्षा प्रसार। अब तक ऐसी कोई योजना नहीं थी, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी और मैकाले की डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी ये कह रही थी कि कुछ लोगों को शिक्षा प्रदान की जाए और बाकी भारतीय उनके संपर्क में आएंगे और सीख जाएंगे, जबकि इसके उलट यहाँ पर यह सिफारिश बहुत महत्वपूर्ण थी कि जन शिक्षा के प्रसार की योजनाएं बने, अप्लाई हो और शिक्षा वास्तव में जन जन तक पहुंचे। तो जन शिक्षा का प्रसार ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश इसकी कही जाएगी। और इसके बाद जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिश है वह है अध्यापक प्रशिक्षण व्यवस्था। आपने नॉर्मल स्कूल और कॉर्मल स्कूल सुने होंगे, बाद में आपने एलटी और बीएड के बारे में सुना। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं वास्तव में भारतीय शिक्षण प्रशिक्षण का क्रमिक विकास ही है। और उस समय योजना थी कि हर जिले में एक इस तरह का विद्यालय खोला जाए जिससे कि अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जा सके। वो तो ये भी चाहते थे कि लॉ के लिए भी प्रशिक्षण हो और जो है विज्ञान के लिए, जो आपकी टेक्नोलॉजी है उसके लिए भी प्रशिक्षण हो। जो साइंटिस्ट बन रहे हैं, जो तमाम इंजीनियर्स हैं, उनके लिए भी इस तरह की ट्रेनिंग की व्यवस्था हो, ऐसा उस वुड डिस्पैच के माध्यम से विचार किया गया। तो और उस समय ये व्यवस्था कर दी गई अध्यापक प्रशिक्षण की। अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था होना वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम था। अगली बात, ये सोच रहे थे कि जब तक लोगों के हाथों में काम नहीं होगा तब तक स्थितियां ज़्यादा जटिल रहेंगी, इसलिए इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा की व्यवस्था की। ऐसा नहीं था कि केवल भारतीय लोगों का उत्थान चाहते थे, इनके मन में ये भी कहीं बात थी कि यहीं से हमें कामगार मिल सकेंगे, यहीं से हमें वो लोग मिल सकेंगे जिनकी हमें हमारे उत्पादन में आवश्यकता है, और इसलिए इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। अगली बात, बालिका शिक्षा व्यवस्था। महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था के बारे में सोचना उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था। वुड डिस्पैच ने सिफारिश की कि बालिका शिक्षा के उत्थान के लिए भी कार्य किया जाए। अब एक जो बहुत ही अच्छी बात थी जो कि पिछली मैकाले के विवरण पत्र से बिल्कुल उलट थी, वो ये कि प्राच्य साहित्य का विकास। बोले किसी तरह की किसी अंकुश की आवश्यकता नहीं है। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, जो लोग यहाँ के साहित्य से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आवश्यक है कि प्राच्य साहित्य का भी हम विकास करें। जो उर्दू है, अरबी है, फारसी है, संस्कृत है, यहाँ की भाषाएं हैं, उनके विकास में अवरोध डालने का कार्य इसने बंद कर दिया और इनके विकास की भी सिफारिश की। साथ साथ जो शिक्षित लोग हैं उनकी नौकरी की व्यवस्था की जाए, इसकी सिफारिश भी इस वुड डिस्पैच के माध्यम से की गई। तो वुड डिस्पैच में बहुत सारी इस तरह की बातें जुड़ी जो कि मैकाले के विवरण पत्र में नहीं थी। इस हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया और वुड का ये घोषणा पत्र कुछ लोगों के द्वारा
महाधिकार पत्र के रूप में भी कहा जाता है। डलहौजी महोदय ने कहा कि स्कीम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल इंडिया फॉर वाइडर एंड मोर कंप्रिहेंसिव देन द लोकल और सुप्रीम गवर्नमेंट कुड हैव इवन वेंचर्ड टू सजेस्ट। कहने का मतलब है कि आदेश पत्र संपूर्ण भारत की शिक्षा के लिए एक योजना थी। इस प्रकार की व्यापक एवं विस्तृत योजना की रूपरेखा प्रांतीय अथवा केंद्रीय सरकार के द्वारा कदापि प्रस्तुत नहीं की जा सकती थी। ये लॉर्ड डलहौजी, जिनका नाम आप सबने सुना होगा, डलहौजी महोदय ने ये बात कही, वे इससे इतना अधिक प्रभावित हुए। आइए अब हम विचार करते हैं कि इसके बारे में तरह तरह की राय थी और इसका मूल्यांकन करते हैं। और वुड के घोषणा पत्र का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ वुड्स डिस्पैच। वुड के घोषणा पत्र को विविध विद्वान पृथक पृथक दृष्टिकोण से देखते हैं। किसी को वह महाधिकार पत्र के जैसा लगता है तो किसी को उसमें दुराग्रह नजर आते हैं। अतः इसके सम्यक मूल्यांकन हेतु यह परम आवश्यक है कि इसमें कौन कौन से गुण हैं उस पर विचार कर लिया जाए और इसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं, कौन से दोष हैं, कमियां हैं, उन पर भी विचार कर लिया जाए। तो आइए हम पहले विचार करते हैं वुड के घोषणा पत्र के गुणों पर, कि इसमें कौन कौन सी क्वालिटीज हैं, कौन कौन से गुण हैं। पहली बात, नवीन ऐतिहासिक प्रारंभ, न्यू हिस्टोरिकल बिगनिंग। भारतीय शिक्षा के इतिहास में अगर देखा जाए तो यह एक क्रांतिकारी परिवर्तन की धमक सुनाई पड़ती है इस वुड डिस्पैच से। क्या वास्तव में यथार्थ के धरातल पर कोई चेंजेस होने जा रहे थे और उनकी सिफारिश इसके माध्यम से की गई थी। आपको पता है कि हर 20 साल के बाद जो व्यवस्था थी उसने ये सोचा था कि हम शिक्षा संबंधी व्यवस्था दिया करेंगे। 20 साल में शिक्षा के परिवर्तन के पीछे उनकी मंशा थी कि धीरे धीरे हम केवल इसको जिंदा रखें और ये लगे कि हाँ हम कुछ एजुकेशन के लिए कार्य कर रहे हैं। तो 1833 के बाद फिर 20 साल बाद 1853 में इसका प्रयास किया गया और 1854 में वुड डिस्पैच अस्तित्व में आया। तो इसके गुणों में ये जो नवीन ऐतिहासिकता, हिंदुस्तान के शिक्षा के इतिहास में जो नई बातें जुड़ी, वो वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये इसका एक गुण कहा जाएगा। दूसरी बात, शैक्षिक उद्देश्य का स्पष्टीकरण, क्लेरिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य को स्पष्ट कर देना वास्तव में एक बहुत बड़ी विजय थी भारतीय शिक्षा इतिहास के जगत की, क्योंकि जब तक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है, धूमिल है, तब तक उनकी प्राप्ति की संभावनाएं भी क्षीण ही होती हैं। इसलिए उद्देश्यों को स्पष्ट कर देना कि यूरोपीय ज्ञान का प्रसार करना है, यूरोपीय भाषा एक प्रमुख सशक्त माध्यम होगी, एक सहायता अनुदान की व्यवस्था होगी और कुल मिलाकर के हम इस उद्देश्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान हैं और इसे करने जा रहे हैं। तो इस तरह से इन उद्देश्यों का गठन इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अगली बात, विज्ञान सम्मत व्यवस्था, साइंटिफिक सिस्टम। जो इन्होंने ये बताया कि स्टेप वाइज सिस्टम होगा, इस तरह से बढ़ेंगे, इसके बाद बच्चे को ये स्तर प्राप्त हो जाएगा, इसके बाद ये स्तर प्राप्त होगा और फिर जो सरकारी नौकरियां निकलेंगी उसमें भी इस स्तर के लिए इस तरह की होंगी, इस स्तर के लिए इस तरह की होंगी। ऐसा बहुत कुछ सिस्टमेटिक हो गया जो विज्ञान सम्मत हो गया और ये होना इसकी एक उपलब्धि मानी जाएगी, इसका एक गुण माना जाएगा। अगली बात, जन शिक्षा व्यवस्था, पब्लिक एजुकेशन सिस्टम। पब्लिक को शिक्षित करने की जो एक विस्तृत रूपरेखा इसमें बनाई गई, जिसमें यह भी कहा गया कि माध्यम के रूप में अंग्रेजी जो लोग जानते हैं वो लोग उसका चयन कर लें और जो लोग नहीं जानते, जो लोग यहाँ की भाषाओं से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग यहाँ की भाषा में अध्ययन करें। ये एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि अगर लोगों को लोगों की भाषा में बताया जाएगा तो ज़्यादा अच्छी तरह से अधिगम होगा। और इस बात को स्वीकार करते हुए ये एक महत्वपूर्ण सिफारिश वुड डिस्पैच के माध्यम से अस्तित्व में आई। अगली बात, क्रमिक विद्यालयों की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स। मैं समझता हूँ ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम, बिल्कुल अलग व्यवस्था है। आपको ये पता है कि जब हम वेदों का अध्ययन करते थे तो 12 साल एक वेद के अध्ययन में लगते थे और चारों वेदों का अध्ययन करने में 48 वर्ष खर्च होते थे। इस समय इन्होंने ये महसूस किया कि इस भौतिक जगत की व्यवस्था के लिए किस तरह से उसको कम समय में परिपक्व बनाया जाए और इसलिए इन्होंने स्टेप वाइज स्कूली सिस्टम रखा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसे इसकी एक विशेष क्वालिटी कहा जाएगा। अगली बात, निस्यंदन सिद्धांत का यथार्थ प्रकटीकरण, एक्चुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ फिल्ट्रेशन प्रिंसिपल।
मतलब जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी थी उसकी रियलिटी क्या है ये लोगों के सामने रख दी कि उससे हमें हमारे उद्देश्य प्राप्त नहीं हो रहे हैं। कुछ लोगों के संपर्क में आने से सबको शिक्षा प्राप्त नहीं होगी। आपको मैकाले के वो शब्द याद दिलाता हूँ। मैकाले ने कहा जिस तरह से गौमुख से निकलने वाली गंगा बहुत बड़े मैदानी क्षेत्र का सिंचन करती है, ठीक उसी तरह से कुछ लोगों को शिक्षा से जोड़ने पर जब बाकी लोग उनके संपर्क में आएंगे तो अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। इस तरह की बात जो मैकाले ने कही थी उससे इन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया और इन्होंने कहा नहीं, सबकी शिक्षा की व्यवस्था है और जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी का यथार्थ था वो यथार्थ सबके सामने खुल गया। अगली बात, प्राच्य भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन, प्रमोशन ऑफ ईस्ट इंडियन एजुकेशन। जो हमारी प्राच्य व्यवस्था थी जो खत्म होने की कगार पर पहुंचा दी थी, इस मैकाले की व्यवस्था ने उसमें पुनः प्राण पड़ गए, वह पुनः जीवित हो गई और प्राच्य भारतीय शिक्षा को प्रोत्साहन दे करके इसने एक बहुत ही अच्छा काम किया। अगली बात, व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन। ये यथार्थ से जोड़ने की एक योजना थी और इसीलिए व्यवसायों का पोषण करना आवश्यक महसूस हो रहा था उस काल के भारत में। इसलिए व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंधन एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाएगी इस वोट डिस्पैच की और इसकी क्वालिटीज में इसे शुमार किया जाएगा। अगली बात, छात्रवृत्ति व्यवस्था, स्कॉलरशिप सिस्टम। जो बच्चे योग्य हैं और गरीब हैं, जिन्हें पढ़ना चाहिए और पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए स्कॉलरशिप की जो व्यवस्था की उस काल में और यह सोचा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था और इससे उस समय के योग्य और गरीब बच्चे पढ़ पाए स्कॉलरशिप की व्यवस्था से। तो यह वास्तव में एक अच्छा सुझाव इस वुड डिस्पैच का माना जाएगा। अगली बात, प्राच्य पाश्चात्य भाषा माध्यम सम्मेलन। इन्होंने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न लैंग्वेज मीडियम फ्यूजन का जो व्यवस्था दी कि दोनों ही भाषाओं में पढ़ाया जा सकता है, ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि यहाँ की भाषाएं दम तोड़ रही थीं और एक तरह से इस तरह की बात सामने के आने के बाद उसमें नए प्राण पड़ गए। भले ही इन्होंने ज़्यादा ध्यान अपनी भाषा पर दिया, लेकिन इसके विरोध में जो यहाँ की भाषाएं थी उनके विरोध में तो नहीं थे। यह संस्तुति, यह सुझाव महत्वपूर्ण सुझाव था। ये कुछ हमने बात की जो कि वुड के घोषणा पत्र के गुण थे। कुछ बातें इसके खिलाफ भी जाती हैं और कौन कौन सी कमियां इसमें थी, कौन कौन से दोष इसमें थे, आइए थोड़ा सा हम विचार कर लेते हैं इस पर। पहली बात तो ये कि शिक्षा का राज्य की अधीनता, सबऑर्डिनेशन ऑफ एजुकेशन टू द स्टेट। पूरी तरह से ये शिक्षा समर्पित थी अंग्रेजों के प्रति, उनके स्टेट को समृद्ध बनाने के लिए, विकसित करने के लिए पूरी तरह से समर्पण इसमें देखने को मिल रहा था। और इस तरह से जब कोई भाषा किसी स्टेट के प्रति समर्पित होती है तब वह न्याय नहीं कर पाती सबके साथ में, और वो चीज इसके साथ भी देखने को मिली। दूसरी बात, देशी भाषाओं की यथार्थ में अवनति, वर्चुअल डिक्लाइन ऑफ नेटिव लैंग्वेज। वास्तव में जो इन्होंने कहा था, कथनी और करनी में फर्क दिखाई पड़ रहा था। इन्होंने पोषण किया अपने यहाँ की भाषा का, अपने यहाँ की संस्कृति का, अपने यहाँ के ज्ञान का, और जैसे कहा गया था उस तरह का कार्य योजना पर क्षेत्र में यथार्थ पर धरातल पर दिखाई नहीं पड़ रहा था। अगली बात, भारतीय धर्म पर कुठाराघात। इतनी अधिक भौतिकवादी व्यवस्था थी कि अटैक ऑन इंडियन रिलीजन लगता था और ये लगता था कि इन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इन्हें इसकी भारतीय दर्शन की, भारतीय अध्यात्म की समझ नहीं थी और जानबूझ करके भी उसकी अवहेलना करना चाहते थे क्योंकि इन्हें लगता था कि अगर व्यक्ति यहाँ के इस धर्म से जुड़ा रहेगा तो एकजुट रहेगा, एकता रहेगी और इनको लूटना घसोटना मुश्किल होगा। इसलिए उन्होंने भारतीय धर्म पर कुठाराघात किया और अपनी क्रिश्चियनिटी का विस्तार किया। ईसाई मिशनरी यहाँ पे काम कर रही थी और उनको खुली छूट प्राप्त थी। वे ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए लगी हुई थी। जिनको भी वो थोड़ा सा देखते थे कि हाँ इसको विलगाया जा सकता है, इसको हम बना सकते हैं, अपनी ओर ले सकते हैं, उनको ईसाई बनाने में पूरी तन्मयता से उस समय की ईसाई मिशनरीज वर्क कर रही थी। अगली बात, अध्यात्मवाद का पतन, डिक्लाइन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। स्पिरिचुअलिज्म को खत्म करना इन्होंने आवश्यक समझा क्योंकि जब तक हिंदुस्तान का वह धर्म जिंदा है तब तक इनमें अपने उस विशिष्ट होने का गौरव जिंदा रहेगा और उस गौरव को ये खत्म करना चाहते थे। ये सोचते थे कि ये लोग स्वीकार कर लें कि श्रेष्ठता भारत के धर्म में, भारत के विज्ञान में नहीं है बल्कि पाश्चात्य में है। जबकि
एकदम रियल बात यह है कि जब इंग्लैंड में, ब्रिटेन में एक छोटे से गैराज में पढ़ाई की व्यवस्था हुई, उस समय तक हिंदुस्तान में नालंदा, तक्षशिला, नदिया, जगतजिला बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय अस्तित्व में आ चुके थे और वहां पर अभी शिक्षा की शुरुआत हो रही थी और एक गैराज में पहला विद्यालय खुला था और वो हमें शिक्षा देना चाह रहे थे। ये इन्होंने यहाँ के अध्यात्म का पतन करने की पूरी कोशिश की। उन्हें लगता था कहीं ना कहीं ये सारे के सारे विश्वविद्यालय धर्म से जुड़े हुए हैं और यही इनकी प्रगति का आधार है, इसलिए अध्यात्म को पूरी तरह से खत्म करना चाहता था ये वुड डिस्पैच। अगली बात, पाश्चात्य शिक्षा का यथार्थ प्रसार, वर्चुअल एस्पेक्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। वास्तव में इन्होंने जहां अपनी बात कह भी दी थी और ये कर भी वही रहे थे कि पाश्चात्य ज्ञान का विकास कर रहे थे, उसमें भाषा भले ही हमारी इस्तेमाल कर लें समझाने के लिए, लेकिन ज्ञान वही था उनका पाश्चात्य, यूरोपियन ज्ञान जो था उसी के प्रसार के लिए सारा कार्य कर रहे थे और ये इसकी एक बहुत बड़ी कमी कही जाएगी। अगला बात, इन्होंने एक चीज और जोड़ दी। अब तक तो हम लोग ज्ञान के लिए, ज्ञान और अपने ज्ञान के विकास के लिए बहुत सारे कार्य किया करते थे, उद्देश्य नौकरी नहीं हुआ करता था। इन्होंने शिक्षा का उद्देश्य नौकरी बना दिया, जो भी शिक्षा प्राप्त करेगा उसे नौकरी मिलेगी और लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए इस बात को स्वीकारते चले गए और आप आज तक देखते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य नौकरी ही दिखाई देता है। अगली बात, देशी विद्यालयों का ह्रास, डिक्लाइन इन इंडिजिनियस स्कूल्स। जो भारतीय विद्यालय थे उनका ह्रास निरंतर होता रहा और उनकी ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वही बात कि अंधा बांटे रेवड़ी फिर अपने को दे। तो जो इनकी खुद के विद्यालय थे उनकी समृद्धि के लिए, उनके विकास के लिए कार्य कर रहे थे। जहां पर अंग्रेजियत का प्रचार प्रसार हो रहा था उसके लिए काम कर रहे थे। जो भारत के देशी विद्यालय थे इनकी ओर उनका ध्यान कम था, कहने के लिए अधिक और करने के लिए बहुत ही कम था। अगली बात, पूर्ण विदेशी ढांचा, कंप्लीट फॉरेन स्ट्रक्चर। अगर हम केवल किसी विदेशी पौधे को लाकर यहाँ पे लगा दें तो उसे वहां की क्लाइमेट भी तो चाहिए, और यहाँ पर एक विदेशी पौधा लगाया जा रहा था और यहाँ की क्लाइमेट को चौपट करने की पूरी व्यवस्था की जा रही थी, जो कि विदेशी धरती पर जो चीज पनप सकती थी उसको यहाँ पनपाने की साजिश थी और यहाँ की जो खुद की अपनी वनस्पति जो ओरिजिनलिटी थी उसको खत्म करने की साजिश थी। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी। अगली बात, व्यावसायिक क्षेत्र से, व्यावसायिक शिक्षा से अंग्रेज हित, ब्रिटिश इंटरेस्ट इन वोकेशनल एजुकेशन। आप इस भ्रम में मत रहिएगा कि ये वोकेशनल एजुकेशन को इसलिए बढ़ावा देना चाहते थे कि लोगों को नौकरी मिल जाए, लोगों को व्यवसाय मिल जाए। ये इसलिए उसको बढ़ावा दे रहे थे जिससे कि अंग्रेज हित साधे जा सकें, उन्हें साम्यवाद लोग मिल सकें, उन्हें काम करने के लिए यहाँ से सस्ती जो है वो श्रम मिल सके और उसके बाद उत्पादन तो वही अपने दाम में बेचने के चक्कर में थे। कुल मिलाकर के व्यावसायिक शिक्षा से अंग्रेजों के हित सध रहे थे और ये इसकी कमी थी, केवल उसको साधने के लिए इसका प्रयास किया गया। अगली बात, रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ रोट लर्निंग। ये कमी उस काल से ही अस्तित्व में आई कि जिस चीज को हम समझ नहीं सकते थे उसे हमने रट लिया। तो अंग्रेजी बहुत सारी बातों को हमने रटना शुरू कर दिया और रटने की प्रवृत्ति उस समय से घर कर गई और आज तक हम देखते हैं कि आज भी हमारे बच्चे अंग्रेजी कोटेशंस को रट लेते हैं, भले उसकी व्याख्या न कर पाए। तो रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना ये एक बहुत बड़ी कमी थी। एक और बात, ईसाई शिक्षा को बढ़ावा, प्रमोशन ऑफ क्रिश्चियन एजुकेशन। क्रिश्चियन एजुकेशन को बढ़ावा देना चाह रहे थे, जबकि यहाँ की संस्कृति से बिल्कुल भिन्न थी। यहाँ पर जो उन्होंने भारतीयों को बताया था कि फादर मीन्स पिता होता है, तो पिता की यहाँ पर एक अलग धारणा थी। ऐसा नहीं कि विद्यालय में फादर दूसरा होगा और घर में फादर दूसरा होगा, इस तरह की स्थिति नहीं थी यहाँ पर। और आज भी आप देखते हैं जो क्रिश्चियन विद्यालय हैं उसमें एक फादर वहाँ है और एक फादर आपका घर पे है। तो ये जो थी ये क्रिश्चियनिटी का आज भी रास नहीं आ रहा है हिंदुस्तान को, लेकिन उस व्यवस्था के माध्यम से और अंग्रेजी शिक्षा इतनी अधिक हावी हो गई है, इंटरनेशनल एजुकेशन में प्रभावी हो गई है, इस वजह से उसको पढ़ना बहुत सारे लोग आवश्यक समझ रहे हैं। तो ईसाई शिक्षा को उस काल में बहुत बढ़ावा दिया गया, यहाँ की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं था। अगली बात, अंग्रेजी शिक्षा पर अधिक व्यय। आप भी देखिए बिल्कुल अलग बात है, अंग्रेजी शिक्षा को वो ज्यादा खर्चा कर रहे थे, मोर एक्सपेंडिचर ऑन इंग्लिश एजुकेशन। यहाँ भारतीय भाषाओं की इन्होंने बात भर की थी कि दोनों का हम विकसित होता हुआ देखना चाहते हैं, लेकिन एक का पोषण हो रहा था
और एक का पोषण नहीं हो रहा था। एक को शासन से मदद मिल रही थी, दूसरे को शासन से मदद नहीं मिल रही थी। तो कहने और करने में बहुत बड़ा अंतर दिखाई पड़ रहा था। वस्तुतः यह घोषणा कई अर्थों में पूर्व के प्रयासों से भिन्न थी। इसमें कुछ उन्नत मूल्य थे तो कहीं संकीर्णता व अंग्रेजी स्वार्थ भी स्पष्ट नजर आता था। इसलिए तत्कालीन विद्वानों के दोनों तरह के भाव दृष्टिगत होते हैं। यथा कुछ लोगों ने जैसा कहा कि ये महाधिकार पत्र है, ये तो बिल्कुल सही था कि इसमें जो है काफ़ी इस तरह की बातें शामिल थी जिससे कि अब तक के सुधार से बिल्कुल अलग था। आपके समझिए 1854 में जब हम ये सोच पाए कि हाँ क्रांति किस तरह से होती है, तभी तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ। और इसी वजह से ये कहा गया, जेम्स ने कहा कि 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ इससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ वह इससे निकला है। जेम्स, इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए। द डिस्पैच ऑफ 1854 is the climax in the history of Indian education. What goes before leads up to it, what flows from it. ये कहा HR जेम्स ने एजुकेशन एंड स्टेटमैनशिप ऑफ इंडिया नाम की जो किताब थी उनकी, उसके पृष्ठ 42 पर यह अंकित है। और ये बहुत ही कीमती बात है, एक बार पुनः सुन लें कि 1854 के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा के इतिहास में सर्वोत्कृष्ट स्थान है। जो कुछ इससे पूर्व हुआ वह इसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ इसके बाद हुआ वह इससे निकला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। अगली बात, यह घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शिलाधार है। भारत में आधुनिक शिक्षा का शिलान्यास इसी ने किया है, ये कहा बसु ने। द डिस्पैच इज सेड टू बी द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इट इज सेड टू हैव लेड द फाउंडेशन ऑफ अवर प्रेजेंट सिस्टम। ये A.N. बसु ने कहा है और इनकी किताब के पेज नंबर 37-38 पर यह लिखा हुआ है। अगली बात, 1854 का घोषणा पत्र एक युग का, शिक्षा के महान अग्रदूतों के युग का अंत करता है, ये कहा हैम्पटन ने। इसका आंग्ल वर्जन सुनिए। द डिस्पैच ऑफ 1854 मार्क्स द एंड ऑफ एन एरा, द एज ऑफ द ग्रेट एजुकेशनल पायनियर्स, हैमिल्टन ने कहा। और ये इनकी किताब में पेज नंबर 115 पर लिखा गया है। अन्य कुछ विचारक इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते जितना सब लोग इसे अधिकार पत्र इस तरह की बात कह रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं मानते। जिनमें परांजपे हैं, नुरुल्लाह व नायक हैं, इन लोगों ने इसे इतना महत्वपूर्ण नहीं माना और ये माना कि ये कहीं अंग्रेजी हितों को साध रहे थे। कतिपय स्थानों पर A.N. बसु ने भी विपरीत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया और जो यथार्थ दृष्टिकोण था, जो सच्ची बात थी, वो कहने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के बहुत सारे विचारक ये मानते हैं कि उस काल के लिए भले ही यह आवश्यक रहा हो, विशिष्ट रहा हो, लेकिन आज के हिसाब से ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। वुड डिस्पैच ने वास्तव में क्रांतिकारी परिवर्तन किए, इससे भी कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं समझ रहा हूँ वुड डिस्पैच का एक महत्वपूर्ण आरेख यहाँ प्रस्तुत किया गया है और ये समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई चीज़ आप चाहते हैं कि लिखित रूप से आपको मिले तो ये educationacharya.com पर उपलब्ध रहेगा और प्रेजेंटेशन तो यहाँ पर मैंने एजुकेशन आचार्य पर यूट्यूब पर कर दिया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।